Hello friends, welcome to Dan Law. In today's exercise we are going to discuss the Minimum Wages Act 1948 पार्ट 2 पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाइए और जाकर देखिए। पार्ट 2 में आज बात करने वाले हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इंटरप्रिटेशन क्लॉज यानी डेफिनेशन क्लॉज जो सेक्शन 2 में बताया गया है उसके बारे में बात करेंगे आज। ओके, सो चलते हैं सेक्शन 2 क्लॉज ए पे। सबसे पहले सेक्शन 2 क्लॉज ए क्या बात करता है? एडोलेसेंट। एडोलेसेंट में क्या बात किया गया है? एडोलेसेंट मीन्स कंप्लीटेड 14 बट नॉट 18 ईयर्स, मीन्स 14 से 18 साल के एज जो होता है वो एडोलेसेंट होता है। ओके, तो ये मिनिमम वेजेस एक्ट में एडोलेसेंट का मतलब बताया गया है यहाँ पे सेक्शन 2 क्लॉज ए में। मीन्स अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड हिज 14 ईयर्स ऑफ एज बट हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 18 ईयर्स, यानी कि एडोलेसेंट कंप्लीटेड 14 बट नॉट 18, कंप्लीटेड 14 बट नॉट 18। रिमेंबर 2 क्लॉज ए 2 क्लॉज ए एडल्ट। एडल्ट मीन्स एनी पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड द 18 ईयर्स ऑफ एज। जो कोई भी 18 साल कंप्लीट कर लिया है वो मतलब वो कहा जाएगा एडल्ट। ओके, सो 2 क्लॉज बी बात करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में एज मैंने बता रखा है पहले भी। 2 क्लॉज बी बात करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट या फिर सेंटर होगी। ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की जहाँ तक बात है कि जैसे कि कोई भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है जिसका अथॉरिटी कंट्रोल पावर कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है या फिर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसके केस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट ही होगी। ओके, अदर थिंग्स लाइक माइंस हो गया, कोल माइंस हो गया, वाइल्ड फील्ड्स हो गया, लाइक मेजर पोर्ट्स एटसेट्रा वगैरह, ये सारे कंट्रोल जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, याद रखना। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जैसे आप लेबर लॉ के और सारे लेक्चर आप देखोगे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। ठीक है, सो ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। 2 क्लॉज बी है। 2 क्लॉज बी की अगर बात करें, 2 क्लॉज बी में बात किया गया चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स नॉट कंप्लीटेड 14 ईयर्स। ओके, 14 साल कंप्लीट नहीं किया है वो चाइल्ड है, यानी कि 14 साल से बिलो। ओके, मीन्स बिलो 14 मीन्स चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 14 इवन। ओके, सी 2 क्लॉज सी बात करता है। 2 क्लॉज सी की अगर बात करें तो 2 क्लॉज सी में बात करता है कंपीटेंट अथॉरिटी। कंपीटेंट अथॉरिटी मीन्स द अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट टू ascertain फ्रॉम टाइम टू टाइम the cost of living index number applicable to the employees employed in the schedule employment specified in such notification. So okay, 2 clause D उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर को बताता है, डिफाइन करता है, इतना याद रखिएगा। इन रिलेशन टू एम्प्लॉइज़ इन एनी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। इन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, यानी कि शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट होता क्या है ये जानते हैं सबसे पहले। तो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? हर कानून में एक ऊपर शेड्यूल यानी लिस्ट दी होती है जिसमें डिफरेंट किस्म के काम दिए गए होते हैं। ओके, और पावर्स को बाइफरकेट किया जाता है। लाइक इन फैक्ट्रीज से रिगार्डिंग कौन लॉ बना सकता है। ओके, जो भी फैक्ट्री है, लाइक फैक्ट्रीज कौन से फैक्ट्रीज होते हैं, लाइक वुलन फैक्ट्रीज हो गए, बॉक्साइट फैक्ट्री हो गया, माइका फैक्ट्री हो गया, स्टील फैक्ट्रीज हो गए, आयरन फैक्ट्रीज हो गए, ओके, केमिकल फैक्ट्रीज हो गए। तो इसमें शेड्यूल में मेंशन होता है। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है ये चीज़ों को। ओके, तो यहाँ पे 2 क्लॉज डी बस आपको याद रखना है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को बताता है, इतना आपको ध्यान में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। और 2 क्लॉज ई के बारे में अगर बात करें तो 2 क्लॉज ई बात करता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के बारे में इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, 2 क्लॉज ई बात करता है एम्प्लॉयर के बारे में, और एम्प्लॉयर मतलब मैनेजर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, या फिर अगर बात करें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगर बात करें एम्प्लॉयर, देखिए एम्प्लॉइज़ के बारे में जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ एम्प्लॉयर देखता है। ओके, मीन्स मिनिमम वेजेज को देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी है ये एम्प्लॉयर के पास होता है। पार्टिकुलर फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्री में कौन आदमी एम्प्लॉयर है ये जानना ज़रूरी है। मिनिमम वेजेस फिक्स है वहाँ मतलब ये जानना ज़रूरी है। मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में कोई शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है और मिनिमम वेजेस एक्ट लगता है तो गवर्नमेंट ने जिसे सुपरविजन यानी कि कंट्रोल के लिए जिसे भी हायर किया है तो उस केस में वो एम्प्लॉयर कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा आदमी नहीं है तो उस डिपार्टमेंट का कोई हेड है या फिर एम्प्लॉयर हेड माना जाएगा। समझ के मतलब कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, कोई हेड उस डिपार्टमेंट का जो हेड होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, उसको वो मान लिया जाएगा। या फिर लोकल अथॉरिटी कंट्रोल में है तो उसको CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसको एम्प्लॉयर माना जाएगा। देखिए आसान भाषा में मैं आपको समझा दूँ तो कोई फैक्ट्री है तो उसमें मैनेजर हेड होगा तो वो एम्प्लॉयर होगा, मतलब नौकरी देने वाला। सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी है तो गवर्नमेंट जिसको अपॉइंट करेगी सुपरविज़न के लिए, समझ गए, गवर्नमेंट जिसको अपॉइंट करेगी सुपरविज़न के लिए वो यानी कि एम्प्लॉयर है। अगर कोई नहीं है तो HOD है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है उसको एम्प्लॉयर घोषित कर दिया जाएगा या फिर उसको मान लिया जाएगा। ओके, अगर लोकल अथॉरिटी के पावर में है तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। रिमेंबर, इन केस ऑफ फैक्ट्री मैनेजर, इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट अपॉइंटेड फॉर सुपरविजन, एंड इन केस ऑफ नो बडी देन हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एंड इन केस ऑफ लोकल अथॉरिटी
देन पावर इज शिफ्ट टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम। सो ये मैंने बता रखा है, चलो आप एक बार रीड कर लो इसको। सो टू क्लॉज ए बात करता है प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल मेड अंडर दिस एक्ट एज यूजुअल। ओके, टू क्लॉज जी बात करता है शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट एज आई हैड डिस्कस बिफोर। लाइक शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जैसे हर कानून में एक शेड्यूल यानी लिस्ट दिया हुआ होता है जिसमें डिफरेंट किस्म के काम दिए होते हैं और पावर्स को बाइफरकेट किया जाता है। ओके, लाइक इन फैक्ट्री से रिगार्डिंग कौन लॉ बना सकता है? जैसे फैक्ट्रीज किस तरीके से होंगे? फैक्ट्री होंगे लाइक आयरन ओर फैक्ट्रीज हो गए, बॉक्साइड माइका स्टील फैक्ट्रीज हो गए, केमिकल्स फैक्ट्री हो गए, वुलन फैक्ट्रीज हो गए। ये सारे शेड्यूल में मेंशन होता है और इससे रिगार्डिंग कौन पावर, मतलब किसके पास पावर होता है? वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट जिसका ऑथोरिटी कंट्रोल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। ओके, या फिर रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव है तो उस केस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो होगा, एज यूजुअल मैंने आपको बताया है। ओके, टू क्लॉज एज की अगर बात करें, टू क्लॉज एज बात करता है वेजेज के बारे में। अब वेजेज होता क्या है सबसे पहले ये समझते, तरीके से समझते हो कि वेजेज मीन्स ऑल रेमुनरेशन दैट मीन्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन अ फॉर्म ऑफ मनी। जितने भी रेमुनरेशन है वो जिसको मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, मतलब पैसों में कन्वर्ट हो सकता है वो, मतलब ऐसा चीज़ ना हो कि लाइक खुशियाँ हो, आशीर्वाद हो, मीन्स ब्लेसिंग हो, दुहाई हो, ये वेजेज कभी नहीं हो सकते। एप्रिसिएशन इज नॉट अ वेज। ओके, मोटिवेशन इज नॉट अ वेज, हैप्पीनेस इज नॉट अ वेज, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मनी। ओके, जो चीज़ मनी में नहीं कन्वर्ट होगा वो वेजेस नहीं होगा, जाहिर सी बात है। वेजेस मीन्स ऑल रेमुनरेशन विच इज गिवन टू द एम्प्लॉइज थ्रू द एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड हो सकता है, चाहे तो रिटन ओरल के फॉर्म में हो सकता है, इम्प्लाइड यानी सर्कमस्टांसेज में हो सकता है। तो वेजेस मीन्स ऑल रेमुनरेशन विच इज गिवन टू द एम्प्लॉइज थ्रू द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, चाहे तो वो एक्सप्रेस्ड या इम्प्लाइड हो सकता है। ओके, सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। ओके, अब बता दूं क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होता है, रेमुनरेशन क्या इंक्लूड नहीं होता है। मैं इंक्लूडिंग हाउस रेंट अलाउंसेस बट नॉट इंक्लूड। हाउस रेंट अलाउंसेस इंक्लूड होता है रेमुनरेशन में, वेजेस में, लेकिन क्या नहीं इंक्लूड होता है कि अब क्या नहीं हो सकता है। मान लिया जी कि अब इंक्लूडिंग हाउस रेंट अलाउंस ये सब सारे रेमुनरेशन के केस में आएंगे, मतलब वेजेस होंगे, लेकिन क्या नहीं हो सकता है याद रखिए। अब यहाँ पे बात करें ग्रेचुइटी की, या फिर वैल्यू ऑफ हाउस एकोमोडेशन की, या फिर पीएफ की बात करें, प्रोविडेंट फंड की, या फिर ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ये सारे इंक्लूड नहीं होंगे। ओके, बट नॉट इंक्लूड दीज वैल्यूज़। ओके, तो ये आपको याद रखना क्या नहीं इंक्लूड होगा। ग्रेचुइटी हो गया, वैल्यू ऑफ हाउस रेंट एकोमोडेशन जो भी बात करते हो वो नहीं होगा, पीएफ नहीं होगा, ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं होगा, ये वेजेस की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ओके, ग्रेचुइटी की अगर बात करें तो लाइक डिस्चार्ज एम्प्लॉय होता है फैक्ट्री में या फिर इंडस्ट्री में, तो इसमें क्या होता है कि इनके पास ग्रेचुइटी के, यानी कि मान लीजिए कि एक साल का काम का जो 15 दिन मान लिया जाता है और उसके अनुसार वो जितने साल जॉब करेगा उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, उतने साल का उसका वो मतलब उसके सैलरी को निकाल दिया जाता है, उससे मल्टीप्लाई करके, मोटा मोटी आप इतना समझ लो। ओके, अब आगे आते हैं। ओके, अब टू क्लॉज जे में आए तो टू क्लॉज जे बात करता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या होता है, अब इसको आप रीड कर लेना, बहुत लंबा है। एम्प्लॉय मतलब समझा रहा हूँ सिंपल। एम्प्लॉय मतलब होता है, टू क्लॉज जे में एम्प्लॉय की बात की गई। एम्प्लॉय हो सकता है स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल और क्लैरिकल। याद रखो, स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, क्लैरिकल, ये यहाँ पे जो चीज़ें लिखी है ना उसको आप ध्यान से इसको लिख लेना। ओके, मीन्स एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन हु इज़ एम्प्लॉयड फॉर द हायर और रिवॉर्ड के लिए, जिसको वेजेस दिया जाता है, जिसको एज अ रेमुनरेशन उसको पे किया जाता है जो काम वो करता है, चाहे तो वो स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, क्लैरिकल। इंक्लूड ऑन आउट ऑफ वर्कर भी हो सकता है, इंक्लूडिंग ऑन आउट वर्कर लाइक वर्किंग, क्लीनिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, रिपेयरिंग, ये सब सारी चीज़ों के लिए भी उसको आउट वर्कर को भी उसको भी एम्प्लॉय माना जा सकता है। ओके, अब हो गया ये। अब आते हैं केस लॉ पे। केस लॉ की अगर बात करें तो सबसे पहले एक केस लॉ है, आपको याद रखना है, AB प्रकाश वर्सेस सीनियर लेबर इंस्पेक्टर। AB प्रकाश वर्सेस सीनियर लेबर इंस्पेक्टर, इसमें कहा गया डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर इज रिस्ट्रिक्टिव बट एम्प्लॉइज हैव बीन कवर्ड इन द वाइडर एम्बिट। अब ये केस जो है AB प्रकाश वर्सेस सीनियर लेबर इंस्पेक्टर, इस केस को याद रखना। इस AB प्रकाश वर्सेस सीनियर लेबर इंस्पेक्टर में कहा गया, कोर्ट ने कहा कि एम्प्लॉय की डेफिनेशन है जो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन है, और इसमें वही आदमी आता है जिसने एक या एक से ज़्यादा एम्प्लॉय को शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में डाला हुआ है या एम्प्लॉय करा हुआ है। ओके, मीन्स एम्प्लॉय का डेफिनेशन वाइडर है, वाइडर एम्बिट में है, कुछ भी कर सकते हो। ओके, तो वाइडर एम्बिट में है, ये चीज़ इस केस में कहा गया। अब आगे और केस की अगर बात करें तो एक और केस है
बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया पीस रेटेड वर्कर इज ऑल्सो एंटाइटल्ड फॉर मिनिमम वेजेस। पीस रेटेड वर्कर मतलब जो जितना काम करता है उसको उतना पैसा मिलता है, इतना याद रखना। तो बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया पीस रेटेड वर्कर इज ऑल्सो एंटाइटल्ड फॉर मिनिमम वेजेस लाइक इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज आउटपुट। ओके, कि क्या आउटपुट वो दे रहा है, जितना काम करेगा उतना पैसा मिला। डैट मीन्स कि अगर एक वर्कर जो कंपनी में पीस रेट पे काम करता है तो उसे जितना नंबर ऑफ पीस बनाएगा वो उतना उसको मिलेगा। ओके, मीन्स सपोज इलेक्ट्रिक मोटर का काम फैक्ट्री है। ओके, तो पर बाइंडिंग जो इलेक्ट्रिक बाइंडिंग होता है, कॉपर बाइंडिंग होता है, तो पर बाइंडिंग पे उसको रेट फिक्स है। ओके, ऑर्डिनरी अगर मान लो कि 50 बाइंडिंग वो किया है, ठीक है, तो पर बाइंडिंग का 50 रुपये होना चाहिए। तो उसका 50 बाइंडिंग का कितना होगा, मान लीजिए पर बाइंडिंग का 30 रुपये होगा, तो 50 बाइंडिंग का कितना हो जाएगा, 15 × 30 इज इक्वल टू 1500। तो कायदे से उसे 1500 रुपये मिलेंगे। ओके, तो पीस वर्कर विल ऑल्सो गेट मिनिमम रेमुनरेशन, इसमें ये कहा गया। ओके, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। अब आगे एक और केस है, उसको भी ध्यान से देख लेते हैं। पटेल ईश्वर भाई प्रमोद भाई वर्सेज तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर। पटेल ईश्वर भाई प्रमोद भाई वर्सेज तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर। इसमें क्या है कि इस केस में ये कहा गया कि ट्यूबवेल ऑपरेटर्स वर्किंग अंडर द लोकल अथॉरिटी इन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट आर एंटाइटल्ड फॉर मिनिमम वेजेस। कि जो ट्यूबवेल ऑपरेटर्स है जो वर्किंग कर रहा है किसी भी लोकल अथॉरिटी द शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि लोकल अथॉरिटी में है तो लोकल अथॉरिटी के हेड कौन होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लोकल अथॉरिटी में हेड होगा जो उसका डिपार्टमेंट होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यानी कि जो लोकल अथॉरिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं, लोकल अथॉरिटी में सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसका हेड होता है। तो जाहिर सी बात है कि मतलब ट्यूबवेल ऑपरेटर जो वर्किंग कर रहा है अंडर द लोकल अथॉरिटी इन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट दे आर एंटाइटल्ड फॉर मिनिमम वेजेस। ये एक और केस याद रखना है इसमें, बीडी उद्योग संघ वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। बीडी उद्योग संघ वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें कहा गया पेमेंट इन द नेचर ऑफ ले ऑफ, मीन्स ले ऑफ के कैटेगरी में अगर पेमेंट इन द नेचर ऑफ ले ऑफ देन कंपनसेशन इज नॉट वेज। ओके, जो कंपनसेशन ले ऑफ के टाइम में जो कंपनसेशन दिया जाता है तो वो एक वेज नहीं माना जाएगा। ओके, मीन्स पेमेंट इन द नेचर ऑफ ले ऑफ कंपनसेशन इज नॉट वेज। और आपको एक चीज़ और याद रखना है कि डिस्चार्ज एम्प्लॉय जो होते हैं वो भी एम्प्लॉय होते हैं इस डेफिनेशन के अंदर। ओके, सो ये सेक्शन 2 क्लॉज समझ में आ गया, इंटरप्रिटेशन क्लॉज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज दीपक आनंदन साइनिंग ऑफ।